गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हम प्राचीन भारत की सीरीज डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज के अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुषाण वंश। तो आइए देखते हैं। देखिए साथियों, हम भारत के यवन राज्यों को डिस्कस कर चुके हैं और इसके अंदर हमने हिंद, यूनानी, शक और पहलव को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुषाण वंश। क्लियर है। इन तीनों से रिलेटेड वीडियो जो है वो हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो कुषाण वंश को लेकर रहेगा। क्लियर है। देखिए, हम कुषाण वंश के बारे में बात करेंगे तो उसके परिचय को भी जानेंगे। सबसे पहले जानने से पहले हम इसके कुछ प्रमुख राजा हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके नाम जानेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। क्लियर है साथियों। देखिए, इसके प्रमुख राजा में कुजुर व्यंकटविशेष, कनिष्क और वासुदेव को शामिल किया गया है। इसमें कुजुल की बात करें तो ये इस वंश के संस्थापक हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और वासुदेव जो है वो इस वंश के अंतिम राजा है, लास्ट किंग है। राइट। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है। ये राजाओं का कोई निश्चित क्रम नहीं है। यहाँ पर ये जितने भी राजा दिखाए गए हैं आपको, ये सभी के सभी राजा जो हैं वो इस वंश के प्रमुख और प्रतापी राजा रहे हैं, जहाँ से मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए, आगे देखें अगर हम, तो कुजुल कटफिसेस जो है वो इस वंश के संस्थापक हैं और ये तांबे के सिक्के जारी करते हैं। कुजुल कटफिसेस जो है वो चीन का एक कबीला है जिसका नाम है यूची कबीला। ये यूची कबीले से बिलोंग करते थे। ये यूची कबीला जो है वो भारत की तरफ आता है और भारत में एक नए राजवंश जिसका नाम कुषाण वंश होता है उसकी स्थापना करते हैं। क्लियर है। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुए हैं और इनकी अगर राजधानी की बात करें तो दो इनकी राजधानियां थी। एक पेशावर थी, जो कि अगर वर्तमान दृष्टिकोण से बात करें तो जो कि पाकिस्तान के अंदर है, और दूसरी इनकी राजधानी जो है वो मथुरा थी। क्लियर है। तो अब हम आगे की तरफ देखें अगर, तो हम बात करते हैं बिम कटफिसेस को लेकर। तो बिम कटफिसेस ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलवाए थे। सॉरी, बिम कटफिसेस ने सोने के सिक्के चलवाए थे और सोने के सिक्के पर इन्होंने शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति जो है वो अंकित करवाई थी। और इस चीज़ को देखते हुए, इनकी इस अंकन को देखते हुए, सिक्कों पर इस अंकन को देखते हुए पता लगाया जा सकता है कि बिम कटफिसेस शैव धर्म का अनुयायी था। क्लियर है। इसके अलावा अगर बिम कटफिसेस की उपाधि की बात करें तो इसने सर्वलोकेश्वर और महेश्वर जैसी उपाधियां धारण करी थी। क्लियर साथियों। तो अब हम बात करते हैं कनिष्क को लेकर। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके जितने भी प्रश्न आते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रश्न आने के जो चांसेस है वो कनिष्क से ही रहते हैं। क्लियर साथियों। तो देखिए, कनिष्क इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसने 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के दौरान एक संवत जारी किया था जिसका नाम है शक संवत, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर है। देखिए साथियों, कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायी में आपको मालूम होगा कि बौद्ध धर्म की जो है वो दो शाखाएं थी। ठीक है। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं कौन कौन सी थी? एक हीनयान थी और एक शाखा जो है साथियों कौन सी थी? महायान थी। ठीक है। एक हीनयान थी, एक महायान थी। लेकिन आगे चलकर एक और शाखा आ जाती है जिसका नाम होता है वज्रयान। क्लियर है। तो कनिष्क जो था वो महायान शाखा से बिलोंग करता था। ठीक है। कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से बिलोंग करता था और कनिष्क को बौद्ध बनाने का श्रेय जो है वो अश्वघोष को जाता है। ठीक है। किसको जाता है? अश्वघोष को जाता है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, महायान शाखा से बिलोंग करते हैं और दीक्षित करने का श्रेय जो है वो अश्वघोष को जाता है। क्लियर है साथियों। कनिष्क के समय पर ही बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। क्लियर है। तो इस बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से डिस्कस किया गया है। अगर आपने सही प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर तरीके से अगर वीडियोस देख रहे हैं आप, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर साथियों। आइए
देखिए अब हम आगे की तरफ बात करें तो कनिष्क ने रेशम मार्ग का आरंभ करवाया था। और रेशम मार्ग जो है वो साथियों चाइना से भारत आता था, चाइना से भारत। ठीक है, इसका रीज़न ये था कि रेशम की खोज ही कहाँ पर हुई है, रेशम की जो तकनीकी की खोज है वो चीन में हुई है। इसके अलावा कनिष्क ने पाटलिपुत्र के शासक को हराकर वहाँ से बौद्ध विद्वान अश्वघोष को ले आया था। अश्वघोष वही अश्वघोष हैं जो कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं और आगे चलकर एक किताब भी लिखते हैं जिसका नाम बुद्ध चरित होता है, जो कि बौद्धों की रामायण भी कहलाती है। इसके अलावा बुद्ध का भिक्षा पात्र लाते हैं और एक अनोखा मुर्गा जो है पाटलिपुत्र से कनिष्क लेकर आ जाते हैं। क्लियर। एक नोट आप याद रखिएगा, नोट ये है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप याद रखिए कि चीनी जनरल पेन चुआ ने कनिष्क को परास्त किया था। बेस ये सिर्फ आप पढ़ लीजिए, याद रखें ना रखें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड कभी प्रश्न आया नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। बाय द वे इन फ्यूचर कभी भी ऐसा कोई प्रश्न बने तो आपको आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। क्लियर साथियों। आइए हम कनिष्क के दरबारियों की बात कर लेते हैं। कनिष्क के दरबारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि चरक, इनकी किताब है चरक संहिता। बसुमित्र, इनकी किताब है महाविभाषा सूत्र, सौंदरानंद और सूत्र अलंकार। ठीक है, महाविभाषा सूत्र जो है वो बौद्ध धर्म का विश्वकोश जो है वो कहलाता है। क्लियर है। देखिए अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखी है और ये जो है वो बौद्धों की रामायण कहलाती है। क्लियर साथियों। और इनके एक और दरबारी कवि थे जिनका नाम पार्श्व था। चलिए तो और दरबारी कवियों की बात कर लेते हैं। देखिए नागार्जुन इनके एक और दरबारी कवि हैं जिन्होंने एक किताब लिखी थी माध्यमिका सूत्र। उस माध्यमिका सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत को डिस्कस किया था इन्होंने, जो कि बाद में आइंस्टीन बताते हैं सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में। क्लियर है। तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत काफ़ी बाद में बताया था, नागार्जुन उसके बारे में काफ़ी पहले ही बता चुके थे। और नागार्जुन को जो है वो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्लियर है। ये पॉइंट याद रखेंगे, ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है। स्टैटिक जीके में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है, तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया है। क्लियर है। इसके अलावा महाचेत और संघर्ष ये भी कनिष्क के राजदरबारी थे। क्लियर है। तो ये कनिष्क के राजदरबारी थे जो कि आपको याद रखना है। क्लियर है। तो फिर हम कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने की मुद्राएं जारी की, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, तांबे की मुद्राएं और सिक्के भी जारी किए। क्लियर है। लेकिन ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सावधानी पूर्वक आपको इस प्रश्न को लिखना है और समझना है। क्लियर है। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न आता है सर्वाधिक सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के या मुद्राएं जारी करी थी किसने, कुषाणों ने। लेकिन एक प्रश्न ये भी बनता है कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं या सर्वाधिक सोने की मुद्राएं या सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो जारी किए थे गुप्तों ने। क्लियर। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए तो आगे चलते हैं हम अगर, तो देखिए कुषाण जो राजा थे वो देवपुत्र कहलाते थे। वास्तुकला के क्षेत्र में इन्होंने सर्वाधिक विकास किया है। वास्तुकला के क्षेत्र में इन्होंने मथुरा कला में भी काफ़ी ज़्यादा विकास किया, मथुरा कला। और इसके अलावा गांधार कला का जो है वो विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ है कुषाणों के टाइम पे। क्लियर है। और बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा का निर्माण है वो भी कुषाणों के टाइम पे ही किया गया था। क्लियर है। और ये यहाँ पे लिखा है गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास, जिसके बारे में हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। तो ये कुछ आज का हमारा टॉपिक था कुषाण वंश। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है आपको। ठीक है। और इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पर इस पीडीएफ को आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो भी पसंद आया होगा, सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर करिए। शेयर करना तो कभी भी आपको भूलना ही नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। ठीक है साथियों। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।